नमस्कार। भारत की स्थिति और विस्तार की आज दूसरी क्लास है। इसके पहले की जो भारत की स्थिति और विस्तार की क्लास थे उसमें हम लोगों ने ग्लोब पर भारत की स्थिति, अक्षांश और देशांतरी विस्तार, इसके अलावा भारत की जो स्थलीय सीमा से लगे हुए देश हैं इन पर, और इसके साथ साथ स्थलीय सीमाओं से लगे हुए देश से जो भारतीय राज्य लगे हुए हैं उन राज्यों पर हम लोगों ने चर्चा की थी। बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी। जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये वाली क्लास समझ में आएगी। आज की इस क्लास में हम लोग भारत में जो विभिन्न रेखाएं हैं, जो विभिन्न अक्षांश, देशांतर या जो भी महत्वपूर्ण रेखाएं भारत से संबंधित महत्वपूर्ण है, आज हम लोग उन रेखाओं पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा भारत के जो चारों बिंदु हैं, जो चतुर्दिक बिंदु हैं, हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। भारत की जो रेखाएं हैं, अर्थात ये रेखाएं जो अक्षांश या देशांतर भारत से होकर के गुजरते हैं, जिनका महत्व भारत के भूगोल में होता है, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है? विषुवत रेखा, अर्थात 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर इस वाले गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाली गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। भारत की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, अर्थात भारत की जो स्थिति है तो ये 0 डिग्री अक्षांश, और भारत को पूरब पश्चिम दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा 0 डिग्री देशांतर है। ये 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में पूरब पश्चिम में बांटती है, और 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को दो बराबर भागों में उत्तर दक्षिण में बांटती है। भारत की जो स्थिति है ये उत्तर पूर्वी, ये आपका पूरब है और ये उत्तर है, ये पश्चिम और ये दक्षिण। तो भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इस जगह पर स्थित है। भारत का जो विस्तार है, कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि 8 डिग्री 4 मिनट की जो लाइन है वो यहाँ से, और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की लाइन है जो कि भारत के सबसे ऊपरी हिस्से से होकर के गुजरती है। तो जो अक्षांश हैं, समानांतर अक्षांश हैं इस तरीके से। अब इसमें भारत की जो स्थिति है 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है, अर्थात कर्क रेखा जो है वो इसे मान लेते हैं हम लोग 23.5 डिग्री नॉर्थ, अर्थात कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीच में से होकर के गुजरता है, कर्क रेखा भारत के बीच में से होकर के गुजरता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो बीच में रेखा आपको दिखाई दे रही है ये कौन सी है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि कर्क रेखा। ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के बीच में से होकर के जा रही है। इसी तरीके से ये 0 डिग्री, और 0 डिग्री के बाद जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 डिग्री हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट की लाइन। इसी तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे 37 डिग्री, यानी कि 0 से ऊपर की तरफ। तो सारे अक्षांश उत्तरी अक्षांशी कहलाते हैं। इस तरीके से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये भी उत्तरी अक्षांश है, और 37 डिग्री 6 मिनट ये भी उत्तरी अक्षांश है। इस तरीके से भारत में जो प्रमुख अक्षांश हैं जो कि महत्वपूर्ण बन जाते हैं, उन अक्षांशों पर आज हम लोग की क्लास में चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कुछ अक्षांश हैं, जिसमें सबसे पहले तो आपका कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तरी अक्षांश है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, जो कि भारत के मध्य से होकर के गुजरता है। आप इसी तरीके से लिखते जाएंगे, हेडिंग बना लेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। देखते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर सबसे पहले गुजरात, पहला गुजरात, गुजरात के बाद मध्य, गुजरात के बाद राजस्थान। आप यहां से देख पा रहे होंगे ये वाली जो लाइन है ये सीमा है राजस्थान की। तो यहाँ से यहाँ तक ये
राजस्थान में भी है। तो गुजरात के बाद दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद ये आता है, ये जो CHH लिखा है, CHH मतलब छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से भी होकर के गुजरती है। उसके बाद झारखंड, झारखंड के बाद यहाँ पर ये आपका पश्चिम बंगाल है, ये PB मतलब पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है। पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश के बाद ये भारत में, भारत के त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो अगर हम देखें पश्चिम से पूरब की ओर जो 8 राज्यों का क्रम है उसमें गुजरात लिखते जाइएगा, 8 राज्यों का क्रम सीधी तरीके से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, इसे लिख लीजिएगा। इसमें एक दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, जो 8 राज्य हैं, इन राज्यों की जो राजधानियां हैं ये कर्क रेखा के आसपास है, यहाँ से सवाल बनते हैं, कर्क रेखा के आसपास ही हैं जहाँ से सवाल बनते हैं, जिसमें सबसे पहले सवाल बनता है झारखंड की राजधानी रांची से। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है, नोट कर लीजिएगा, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, यानी कि ठीक कर्क रेखा पर ही स्थित है। कर्क रेखा पर स्थित होने का मतलब है कि जब सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पड़ती हैं? कर्क रेखा पर। तो इस स्थान पर आपकी परछाई नहीं बनेगी, बिल्कुल आपकी परछाई तलुए के नीचे चली जाएगी, पैर के बिल्कुल नीचे चला जाएगा, यानी कि लंबवत सीधी किरणें वहां पर पड़ रही होती हैं। तो ये इसका तात्पर्य होता है। तो कर्क रेखा पर रांची स्थित है, झारखंड की राजधानी। इसके अलावा अगला सवाल बन सकता है कि कर्क रेखा की सबसे नजदीकी राजधानी कौन सी है? तो दो नजदीकी राजधानियों के अंतर्गत आती हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। दूसरी सबसे नजदीकी राजधानी, इसी तरीके से लिखते जाइएगा, गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा के सबसे नजदीकी राजधानी है, तथा दूसरी सबसे नजदीकी राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये कर्क रेखा की दूसरी सबसे नजदीकी राजधानी है। इसके अलावा आप देखेंगे कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ये भी काफी दूर है। इसके अलावा आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल जो है ये भी कर्क रेखा से दूरी पर है। इसके अलावा ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये भारत का मानक समय रेखा है। भारत का मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा, इसे मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। मध्याह्न रेखा, भारत का मध्याह्न रेखा। मध्याह्न रेखा से क्या तात्पर्य है, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर जो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा है इसे देशांतर कहा जाता है। पूरी पृथ्वी पर 360 देशांतर हैं। दोनों ध्रुवों पर इनकी दूरी न्यूनतम होती है तथा विषुवत रेखा पर इनकी दूरी अधिकतम होती है। अक्षांश और देशांतर वाले जो अध्याय होगा उसमें हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, विस्तृत तौर पर इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और पृथ्वी को एक चक्कर घूमने में कितना समय लगता है? 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी को एक चक्कर घूमने में, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, 24 घंटे का समय लगता है। अर्थात अगर हम इसे मिनट में कन्वर्ट करें तो ये मिनट हो जाता है 14:40 मिनट। 14:40 मिनट का समय लग रहा है। तो अगर 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी एक चक्कर अर्थात 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लग रहा है? 1440
1440 मिनट का समय लग रहा है। तो अगर पृथ्वी को 1 डिग्री घूमना हो, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? तो 1 डिग्री घूमने में लगा समय, तो 360 से इसको हम क्या कर देंगे, 360 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4। आंसर आएगा 4। तो पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। मतलब यह हुआ कि पृथ्वी जब पश्चिम से पूरब की ओर घूमेगी तो प्रत्येक देशांतर पर समय में 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। प्रत्येक देशांतर पर समय में 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। तो इस तरीके से भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो कहां से कहां तक है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के और 97 डिग्री 25 मिनट तक है। इस बीच में 30 देशांतर, 29 दशमलव कुछ देशांतर, राउंड फिगर में से 30 देशांतरों का अंतर हो जाता है। अगर 30 देशांतरों का अंतर में हम समय में अंतर को देखें तो कितने समय में अंतर हो जाएगा? 30 देशांतर। प्रत्येक देशांतर पे समय में 4 मिनट का अंतर हो रहा है। प्रत्येक देशांतर पे समय में 4 मिनट का अंतर। तो 30 देशांतर पे अगर 30 देशांतर में समय में अंतर हो जाएगा 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा। समझ पा रहे हैं आप लोग इसे? अर्थात अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से और यहाँ आपका गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में, प्राकृतिक समय में, सूर्य के निकलने के समय में 2 घंटे का अंतर पाया जा रहा है। क्योंकि प्रत्येक देशांतर पर समय में 4-4 मिनट का अंतर होता चला जाएगा। तो इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर होगा। एक ही देश में 2 समय ना हो, एक ही देश में 2 समय ना हो, इसके लिए हम इसका मध्याह्न निकाल लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ करके और 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका मध्याह्न निकल जाएगा और आएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के बीच में से होकर के, अर्थात ये भारत को 2 बराबर भागों में, पूरब और पश्चिम में बांटती है। ये भारत के बीच में से होकर के गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसे भारत का मानक समय रेखा तथा मध्याह्न रेखा कहा जाता है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यह। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ऊपर से, अर्थात उत्तर से दक्षिण की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आप देख पा रहे ये मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में इतना, यानी कि जरा सा, यहां से लेके यहां तक इतना, ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़, यहाँ पे ये छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। कितने राज्य हो गए? 5 राज्य। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 1, 2, 3, 4, 5, 5 राज्यों से होकर के मध्याह्न रेखा, यानी कि भारत का जो मध्याह्न रेखा है ये गुजरती है। इसमें एक सवाल बनता है कि उत्तर प्रदेश में कहां से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश में ये रेड कलर का जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये इलाहाबाद है। ये आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद में स्थान है नैनी। इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश से सवाल बनता है, उत्तर प्रदेश जीएस में भी सवाल बनता है, और नॉर्मली ये सवाल बन जाता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान से होकर के गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के नैनी, या इलाहाबाद भी आ सकता है। तो नैनी से होकर के इलाहाबाद, सॉरी मिर्जापुर के इलाहाबाद में स्थित मंडल, इलाहाबाद मंडल लगता है, और यह है मिर्जापुर से होकर के ये, मिर्जापुर के नैनी से होकर के ये गुजरती है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये कर्क रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये 23.5 डिग्री पूर्वी, 23.5 डिग्री अक्षांश। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश और 82.5 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे को यहां पर काट रहे हैं, छत्तीसगढ़ के। ये छत्तीसगढ़ का सूरजपुर है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में, नोट कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कर्क रेखा को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, अर्थात भारत का मध्याह्न रेखा या मानक समय रेखा काटती है। कहां पे?
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में। ये जगह है सूरजपुर, सूरजपुर, सूरजपुर में ये एक दूसरे को काटती हैं। इसके अलावा भारत में कुछ और अक्षांश बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कि 10 डिग्री अक्षांश, 8 डिग्री अक्षांश, 8.4 डिग्री अक्षांश, 8 डिग्री अक्षांश, 9 डिग्री अक्षांश और 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश। 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश ये भारत का एक पॉइंट बनता है। ये जो लाइन आप देख पा रहे होंगे ये है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। 6 डिग्री 4 मिनट की जो लाइन है, अक्षांश है, ये छूती है भारत में। यहाँ पर एक पॉइंट बनता है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है 6 डिग्री 4 मिनट पर है, 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। अभी हम लोग बिंदुओं पर भी बात करेंगे। तो यहाँ से तो एक इंपॉर्टेंट अक्षांश 6 डिग्री 4 मिनट कहाँ पे है? इंदिरा पॉइंट से होकर के गुजरती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अर्थात भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा 6 डिग्री 4 मिनट पर है। इसके बाद भारत की जो मुख्य भूमि है, ये भारत की मुख्य भूमि है। भारत की मुख्य भूमि का जो सबसे आखिरी बिंदु है, सबसे आखिरी बिंदु ये कन्याकुमारी है। कैप कैनोरी कहा जाता है, कुमारी अंतरिम भी कहा जाता है। कैप कैनोरी या कुमारी अंतरिम कहा जाता है। किसको? कन्याकुमारी को। लिख लीजिएगा, कैप कैनोरी या कुमारी अंतरिम कन्याकुमारी को कहा जाता है। तो यहाँ से जो लाइन अर्थात जो अक्षांश होकर के गुजरती है वो कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। अर्थात भारत का जो मुख्य भूमि है वहाँ से और जो भारत की जलीय भूमि है, जो जल में यहाँ पर जो पॉइंट बनता है, इंदिरा पॉइंट जहाँ बनता है, इसमें और इस मुख्य भूमि में 2 डिग्री का अंतर होता है, 2 डिग्री का अंतर होता है। तो एक महत्वपूर्ण अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट। क्या विशेषता है इसकी? 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश भारत की मुख्य भूमि में कन्याकुमारी से होकर के गुजरती है। 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश भारत में, भारत की मुख्य भूमि में कन्याकुमारी से होकर के गुजरती है, जो कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु बनता है। भारत के 2 दक्षिणतम बिंदु हैं, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट, जो कि कन्याकुमारी से होकर गुजरता है। और भारत की मतलब पूरे भारत का अगर पूछा जाएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पर है। 2 डिग्री का अंतर हो जाता है। इसके अलावा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट के थोड़ा सा नीचे, ये 8 डिग्री 4 मिनट है और 8 डिग्री 4 मिनट से थोड़ा सा नीचे 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ चैनल लिखे हैं, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, यहाँ पर लिखा होगा 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल। चैनल क्या होता है? चैनल ये मान लीजिए कोई भूमि है और ये भी कोई भूमि है, ये भूमि है और ये भी भूमि है, और ये जल है और इसे भी, ये भी जल है। तो 2 भूमियों को अलग करना, 2 भूमियों को जो अलग करता हो और 2 महासागरों को जो जोड़ता हो, 2 जलों को जो जोड़ता हो, इसके कई सारे नाम मिलते हैं। इसे जलडमरू मध्य कहा जाता है, इसे जल संधि कहा जाता है, इसे चैनल भी कहा जाता है, इसे पास भी कहा जाता है। ठीक है, तो फिलहाल इसे हम लोग यहाँ पे चैनल के नाम से जानेंगे। ये चैनल इसलिए हैं कि ये वो स्थान है जहाँ से ये अक्षांश भी गुजर रहे हैं। 8 डिग्री चैनल जिस स्थान से गुजर रहा है ये 8 डिग्री अक्षांश भी है, 9 डिग्री चैनल 9 डिग्री अक्षांश भी है, 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री अक्षांश भी है। ये अक्षांशों पर होने की वजह से इनका नाम चैनल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तब 10 डिग्री चैनल या फिर 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। बहुत महत्वपूर्ण तीनों पॉइंट ये बनते हैं, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। क्या विशेषताएं हैं इनकी? 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जो है ये आप देख पा रहे होंगे, ये मालदीव है, ये रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है ये मालदीव है, एक स्वतंत्र देश है मालदीव, जो कि भारत का एक
पड़ोसी देश है, समुद्री सीमा से लगा हुआ देश है मालदीव। तो मालदीव की जो सीमा है और ये भारत का हिस्सा है, इसे लक्षद्वीप कहा जाता है, इसे लक्षद्वीप, ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है कौन? 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप में जो सबसे इसका दक्षिणतम, सबसे दक्षिणी द्वीप जो है वो मिनिकॉय है। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी जो द्वीप है उसका नाम है मिनिकॉय। बेसिकली ये मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। तो दोनों तरह से सवाल बन सकता है कि 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है या फिर लक्षद्वीप का ही हिस्सा है मिनिकॉय, तो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। कौन करता है? 8 डिग्री चैनल। इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा, वैसे हमने यहाँ पर नोट किया हुआ होगा, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। लक्षद्वीप की जगह अगर मिनिकॉय आ जाएगा तो मिनिकॉय भी सही हो जाएगा। बेसिकली मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ पे लक्षद्वीप की राजधानी करावती यहाँ पर है। लक्षद्वीप की राजधानी करावती आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल यहाँ पर स्थित है। करावती और मिनिकॉय के बीच में से भी एक अक्षांश गुजरता है जो कि 9 डिग्री है। 9 डिग्री अक्षांश मिनिकॉय और करावती के बीच में से होकर गुजरता है। तो 9 डिग्री चैनल, यहाँ पर एक चैनल बनेगा। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को करावती से अलग करता है, करावती को मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल अलग करता है। इसे भी लिख लीजिएगा, 9 डिग्री चैनल यहाँ पर होगा। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप की राजधानी करावती को मिनिकॉय से अलग करता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री अक्षांश पर है। यहाँ पर 10 डिग्री अक्षांश आपको दिखाई दे रहा होगा। 10 डिग्री अक्षांश ये अंडमान निकोबार है, ये पूरा अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार को कई वर्गों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि अंडमान की अगर हम बात करें तो इसका जो सबसे उत्तरी हिस्सा है उसे उत्तरी अंडमान कहा जाता है, जो बीच में है उसे मध्य अंडमान कहा जाता है। पोर्ट ब्लेयर इसी पर, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर मध्य अंडमान में है। ठीक है, इसके बाद दक्षिणी अंडमान, इसको दक्षिणी अंडमान कहा जाता है। और लिटिल अंडमान सबसे नीचे है, ये लिटिल अंडमान। और उसके नीचे है निकोबार। निकोबार को भी 2 वर्गों में डिवाइड किया जाता है। ऊपर वाला हिस्सा अर्थात निकोबार का उत्तरी हिस्सा कार निकोबार कहलाता है और निकोबार का दक्षिणी हिस्सा ग्रेट निकोबार कहलाता है। ग्रेट निकोबार का ही अंतिम बिंदु जो बनता है वो इंदिरा पॉइंट बनता है। ग्रेट निकोबार का ही अंतिम बिंदु इंदिरा पॉइंट बनता है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार में है। तो अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री अक्षांश अर्थात 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार को अलग करता है। अंडमान से निकोबार को, यहाँ पर लिखा होगा 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ अंडमान से बन जाता है। अंडमान में 2 महत्वपूर्ण चीजें, एक तो अंडमान दक्षिणी अंडमान और एक है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान, तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन अलग करता है? दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से डंकन पास अलग करता है। इसका नाम है डंकन पास। डंकन पास दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार आप लोगों की परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए ये सारी चीजें ठीक से आप लोग नोट कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है डंकन पास। डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। इसको इसी तरीके से नोट कर लेंगे। ठीक है, ये रहा है आपके जो इसके प्रमुख रेखाएं हैं। इसके अलावा कल की क्लास में भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये एक रेखा यहां पर है 24 डिग्री अक्षांश, जो कि सर्करिक रेखा जो स्थित है वो किस पर है? 24 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो अगर महत्वपूर्ण अक्षांशों की बात करें अगर हम, तो नीचे से यानी कि दक्षिण से ऊपर की तरफ अक्षांशों को लेकर के जाएं तो सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश 6 डिग्री 4 मिनट क्या है? यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। उसके ऊपर 8 डिग्री अक्षांश। 8 डिग्री अक्षांश मालदीव को लक्षद्वीप से अलग कर रहा है, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कर रहा है। उसके ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट का इंपोर्टेंस क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बनाता है 8 डिग्री 4 मिनट। उससे ऊपर उठते हैं तो 9 डिग्री चैनल।
9 डिग्री चैनल क्या काम कर रहा है? 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप की राजधानी करावती को मिनिकॉय से अलग करता है। कौन? 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल के ऊपर 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार से अलग हो रहा है। किससे? 10 डिग्री चैनल से। 10 डिग्री चैनल। उसके ऊपर डंकन पास दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग कर रहा है। और ऊपर आएंगे तो कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, भारत के मध्य से होकर गुजरता है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा की थी। इसके ऊपर सबसे ऊपरी आखिरी में सबसे उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट बनाता है, जो कि इंदिरा कॉल से होकर के गुजरता है। इसके बाद इसके चारों बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। इसके चारों जो बिंदु हैं, सबसे पहले इसका जो पूर्वी बिंदु है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट की जो देशांतर रेखा है, ये भारत के अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर एक स्थान है, गांव है, नाम है किबुथु। उसका नाम है किबुथु। यहाँ किबुथु से होकर गुजरता है, तो किबुथु पॉइंट बनता है और इसी को कहा जाता है बालांगू पॉइंट। इसी को कहा जाता है बालांगू पॉइंट। आप इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश। आगे लिखेंगे किबुथु पॉइंट या बालांगू पॉइंट, दोनों एक ही नाम है, किबुथु या बालांगू पॉइंट। किबुथु अरुणाचल प्रदेश के गांव है। इसी तरीके से भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, ये 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी पूर्वी देशांतर जो है यहाँ से होकर के गुजरता है। और सबसे आखिर में यहाँ पर ये पॉइंट बनता है जहाँ से ये रेखा होकर के गुजर रही है। तो इसके भी कई सारे नाम मिलते हैं। इसका सबसे पहला नाम, तो अब कल भी इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये वाली जो रेखा है इसे कहते हैं सर्करिक रेखा। सर्करिक रेखा, तो सर्करिक रेखा जिस जगह पर समाप्त होता है, अर्थात उसका आखिरी पॉइंट जो बनता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्करिक पॉइंट। सर्करिक पॉइंट। इसी का नाम है जवाहर पॉइंट। जवाहर पॉइंट। इसी का नाम है राजहर पॉइंट। इसी का नाम है राजहर पॉइंट। यहां पर एक गांव है, गुजरात के गांव है, इसका नाम है गौहर मोती। इसका नाम है गौहर मोती। तो गौहर मोती भी इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से इसके भी कई सारे नाम मिलते हैं। आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी भारत का सबसे दक्षिणतम, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौहर मोती, जवाहर पॉइंट, राजहर पॉइंट और सर्करिक पॉइंट। इस पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट की। ये पॉइंट हो गया। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पर है? यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में किबुथु और बालांगू। राज्य भी पूछा जा सकता है, नाम भी पूछा जा सकता है, दोनों आप लोग ठीक से याद रखेंगे। तो पहला नाम क्या मिला? ये किबुथु अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे गौहर मोती गुजरात। भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, ये 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी देश अक्षांश पर स्थित है, जो कि लद्दाख से होकर के गुजरता है। इंदिरा कॉल कहाँ पर है? लद्दाख। इसका नाम है इंदिरा कॉल। यहाँ पे 3 देशों की सीमाएं मिलती हैं। कहाँ पे? इंदिरा कॉल पे। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि इंदिरा कॉल पे 3 देशों की सीमाएं मिलती हैं। कौन कौन से देश की? चीन, यहाँ से चीन, यहाँ से पाकिस्तान और यहाँ से अफगानिस्तान। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा भारत से कहाँ पर मिलती हैं? इंदिरा कॉल पर मिलती हैं। इसके बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कहाँ पे? यहाँ भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के भी कई सारे नाम हैं। इंदिरा पॉइंट के कई सारे नाम हैं, जैसे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट,
इसका एक नाम है पिग्मिलियन पॉइंट, इसका एक नाम है पिग्मिलियन पॉइंट, इसका एक नाम है पार्सन पॉइंट, इसका एक नाम है पार्सन पॉइंट, और इसका एक और नाम है लाइचिंग पॉइंट, इसका एक नाम है लाइचिंग पॉइंट। ठीक से नोट कर लीजिएगा। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में। इंदिरा पॉइंट इसी का नाम है पिग्मिलियन पॉइंट, इसी को कहते हैं पार्सन पॉइंट, और इसी का नाम है लाइचिंग पॉइंट। इस तरीके से भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जहां पर 3 देशों की सीमाएं आपस में आकर के मिलती हैं, यह इसका इंपॉर्टेंट बनता है, जो कि कहां पर है? लद्दाख राज्य में है। इसके अलावा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नाम क्या है? किबुथु या बालांगू पॉइंट। उसके बाद भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहां पर है? गुजरात में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में। क्या क्या नाम है इसके? इसके नाम है गौहर मोती, जवाहर पॉइंट, राजहर पॉइंट, इसके अलावा सरक्रीक पॉइंट। ये सारे नाम जो हैं इसी के हैं। ये रहे भारत के चारों पॉइंट, और इसके अलावा जो इसमें रेखाएं हैं, सभी रेखाएं, जो भी इसकी महत्वपूर्ण रेखाएं थी, उन सभी रेखाओं पर हम लोगों ने चर्चा कर लिए हैं। इसके अलावा थोड़ी सी गिनती हम लोग कर लेते हैं राज्यों की। एक सवाल बनता है कि भारत के स्थलीय सीमाओं से जो लगे राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है और कौन कौन से हैं? तो स्थलीय सीमाओं से लगे राज्य, भारत की स्थलीय सीमाओं से जो लगे राज्य हैं उनकी संख्या है 18। भारत के स्थलीय सीमाओं से लगे राज्य हैं 18। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उसके बाद असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये 18 हो गए होंगे, गिन लीजिएगा, एक बार फिर से गिन लीजिएगा इधर से। ये 18 राज्य होंगे जो कि भारत के स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। अगला सवाल बनता है कि भारत के जो तटीय राज्य हैं, जिनकी सीमाएं समुद्र से लगी हुई हैं, वो कितने हैं? भारत के 9 तटीय राज्य हैं। भारत के 9 तटीय राज्य हैं। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये छोटा सा देख रहे होंगे, गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद ये जो राज्य है यह है केरल, यह है केरल। तो केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 9 हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 भारत के 9 तटीय राज्य हैं। इसको इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा, भारत के स्थलीय सीमा से लगे राज्य। ठीक है, भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं? 9 लिख लीजिएगा। भारत के तटीय राज्य 9 है। परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इसी तरीके से, भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं। इसमें जो सबसे लंबा तट है, इसमें सबसे जो लंबा तट है वो किसका है? गुजरात का। सबसे लंबा तट किसका है? गुजरात का। यहाँ से लेके आप देख पा रहे होंगे ये इस तरीके से, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा ज़्यादा है ये, तो गुजरात की जो तटरेखा बनती है ये भारत में सबसे लंबी समुद्री तटरेखा बनती है। ठीक है, 1663 किलोमीटर की सीमा बनती है। 1663 किलोमीटर की सीमा जो है ये गुजरात की है, तटीय सीमा है। गुजरात की तटीय सीमा में 2 खाड़ियां हैं। गुजरात की तटीय सीमा में 2 खाड़ियां, एक तो कच्छ की खाड़ी और दूसरा ये यहाँ पर जो स्थित है यह है कच्छ की खाड़ी और ये खंभात की खाड़ी। 2 खाड़ियां गुजरात के तट पर ही लग जाती हैं। दूसरी जो सबसे लंबी सीमा है तटीय में वो आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश की सीमा दूसरी सबसे लंबी सीमा है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, इसके अलावा जो भारत के स्थलीय देश हैं, स्थलीय सीमा से लगे देश, तो भारत के स्थलीय सीमा से लगे देशों की संख्या है 7। भारत के स्थलीय सीमा से लगे हुए देशों की संख्या है 7। गिनिए कौन कौन से भारत के स्थलीय सीमा से लगे देश। तो उधर से चलते हैं। पहले पाकिस्तान, पहला है पाकिस्तान, गिनते जाएंगे। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, यहां पर लग रहा है अफगानिस्तान के बाद तीसरा चीन,
चीन के बाद चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, भूटान के बाद इधर आएंगे और छठा हो जाएगा म्यांमार, छठा हो गया म्यांमार और सातवां बांग्लादेश। भारत के स्थलीय सीमा से 7 देश लगे हुए, इसी क्रम में लिख लीजिएगा। भारत की स्थलीय सीमा से लगे देश, भारत की स्थलीय सीमा से लगे देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये भारत के स्थलीय सीमा से लगे देश हैं। भारत के स्थल और जल से, दोनों से लगे देश, भारत के स्थलीय और जलीय सीमा से लगे देश, भारत के स्थलीय और जलीय सीमा से लगे देश कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से देखते हैं? पहला आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पाकिस्तान की जो सीमा है यहाँ पे ये स्थल से लगी हुई है और ये वाली जो सीमा है ये जल से लगी हुई है, ये अरब सागर है, तो यहाँ पर ये जल से लग रही है। तो पाकिस्तान पहला देश है, पाकिस्तान, जो कि स्थल और जल दोनों से लग रही है। इसके अलावा इधर कहीं जल नहीं है, हम घूम के आएंगे और उसके बाद देखेंगे म्यांमार, ये है म्यांमार। म्यांमार की जो सीमा है यहाँ से यहाँ तक स्थल से लगी हुई है, यानी कि जमीन से लगी हुई है, और यहाँ से नीचे ये चूंकि भारत का हिस्सा है अंडमान निकोबार, तो ये इसकी समुद्री सीमा बनाता है। तो यहाँ पर जो सीमा लग रही है ये किससे लग रही है? ये भारत से लग रही है, जल से लग रही है। तो ये म्यांमार स्थल और जल से लगने वाला दूसरा देश है। दूसरा देश म्यांमार, पाकिस्तान, म्यांमार। इसके अलावा बांग्लादेश, बांग्लादेश की ये सीमा स्थल से लग रही है और नीचे से ये बंगाल की खाड़ी है और ये नीचे से जल से लग रही है। तो स्थलीय देश कितने? 7। स्थल और जल से लगे हुए देश कितने हो गए? 3। ठीक है। जलीय सीमा से, जलीय सीमा से लगे देश, भारत के जलीय सीमा से जो लगे हुए देश हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से देश हैं भारत में जलीय सीमा से? गिनिए, जिनकी सीमाएं जल से लगी हुई हैं, सिर्फ जल से लगी हुई हैं, जल और स्थल से नहीं, सिर्फ जल से। तो सिर्फ जल से वाले में पहला देश है थाईलैंड। आप देखेंगे यहाँ से ये वाला जो देश है ना, इधर यहाँ पर लगता है, तो पहला है थाईलैंड, पहला हो गया थाईलैंड। दूसरा ये आप देख रहे होंगे, ये अंडमान निकोबार है और इसके नीचे यहाँ पे ये मलेशिया है, ये मलेशिया और ये इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया की सीमा भारत से लगती है समुद्र में। तो इंडोनेशिया, थाईलैंड के बाद दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा श्रीलंका, आप साफ साफ देख ही रहे होंगे, तीसरा श्रीलंका, और चौथा मालदीव, चौथा है मालदीव। मालदीव की सीमा भी जल से लग रही है। सिर्फ जल से लगे देश, भारत के जलीय, सिर्फ जलीय सीमा से लगे देश थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव। ठीक है। और जल और स्थल, अगर जलीय और स्थलीय यानी कि जल से लगे देश जिनकी सीमाएं जल से भी हैं, तो उनमें से कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। 3 ये जुड़ जाएंगे तो 4 ये हो गए। उसके अलावा म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी हो जाएगा। ठीक है। तो आप इसे इसी तरीके से सिर्फ स्थलीय सीमा से लगे देश, जल और स्थल दोनों से लगे हुए देश और सिर्फ जलीय देश, 3 तरीके से इसको लिखा जाएगा। स्थलीय देशों में ये 7 जिनकी बात की थी हम लोगों ने, जलीय सीमा से लगे हुए देश थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, 4 जो पूर्णतः जल से ही लगे हुए हैं, और जल और स्थल दोनों से लगे हुए देश ये हो जाते हैं 7। तो इसमें हो जाएगा म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और उसके बाद थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है। ये सीमाएं इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा। वीडियो क्लास है, जो छूट जाए उसे पीछे करके आप उसे देख लीजिएगा और उसे ठीक तरीके से नोट करिए। हमारे साथ साथ एक अच्छा नोट्स बनाते जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।